तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में कौन है सीएम का असली दावेदार। बिहार की राजनीति में जहां वंशवाद, भ्रष्टाचार और जातीय समीकरण की धुंध छाई रहती है, वहां पीके की छवि साफ सुथरी है। सीमांचल के 15 से 18 सीटों पर आरजेडी और जनसुराज के बीच में टकराव हो सकता है। कोसी में 10 से 12 सीटों पर टकराव हो सकता है। आरजेडी के लिए यह मुकाबला सिर्फ पीके को रोकने का नहीं, बल्कि अपना कोर वोट बनाए रखने का भी है। पीके अगर 8 से 10% वोट भी खींच ले जाते हैं तो आरजेडी की 20 से 25 सीटें खतरे में पड़ सकती। बिहार, जहां सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि राजनीति के सबसे मुश्किल इम्तिहान को पास करना है। एक तरफ लालू यादव के वारिस तेजस्वी यादव, जिनके पास है दशकों पुराना वोट बैंक और गठबंधन की ताकत, तो दूसरी तरफ है चुनावी दांवपेच के उस्ताद प्रशांत किशोर, जो अब खुद मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आरजेडी की विरासत तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना पाएगी? क्या प्रशांत किशोर बिना पुराना वोट बैंक सिर्फ जनता के भरोसे से सत्ता तक पहुंच सकते हैं? क्या बिहार में युवा बनाम युवा की टक्कर होगी, या पुराने समीकरण फिर से खेल बिगाड़ देंगे? और 2025 में बिहार का चेहरा कौन बदलेगा? तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में कौन है सीएम का असली दावेदार और क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव की, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तेजस्वी के पास जो सबसे बड़ा मजबूत कड़ी है वो है आरजेडी का पुराना और पक्का वोट बैंक। जी हां, बिहार के कुल वोट शेयर का लगभग 30 से 35% हिस्सा तेजस्वी के खाते में जाता है, यानी यादव प्लस मुस्लिम, जिसे राजनीति की भाषा में एमवाई समीकरण कहते हैं। और यह समीकरण पिछले कई चुनावों से आरजेडी और उसके गठबंधन को सीधा फायदा देता आया है। जी हां, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी और गठबंधन को जो है एमवाई समीकरण से काफी बड़ा फायदा हुआ था। यही कारण था कि 75 सीटें तेजस्वी यादव अकेले जीत पाए थे। आज बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है तेजस्वी। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर बाकी सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया था। यह बताता है कि तेजस्वी में लड़ाई जीतने की क्षमता और जनता में कनेक्ट दोनों मौजूद है। मतलब तेजस्वी का जमीनी स्तर पर जनता से सीधा कनेक्शन है। तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के पास अकेले का दम नहीं, बल्कि महागठबंधन का सहारा भी है। कांग्रेस, वामदल और कई छोटे दल उनके साथ खड़े हैं। यानी जनसुराज के मुकाबले वे अकेले नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एक पूरी टीम के साथ मैदान में है। तेजस्वी के लिए एक और मजबूत कड़ी है, और वो है संगठित पार्टी स्ट्रक्चर। आरजेडी का नेटवर्क हर जिले और ब्लॉक स्तर तक फैला हुआ है। गांव-गांव तक आरजेडी के कैडर आपको मिल जाएंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होता है। अब तेजस्वी के लिए चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है, जो सीएम की रेस से उन्हें दूर रख सकता है। तो सबसे पहला जो चुनौती है तेजस्वी के लिए, वो है भ्रष्टाचार के आरोप। परिवार पर पुराने केस जो चुनावी समय में बड़ा हथियार बनते हैं। लालू यादव के रीजन को याद कराया जाता है, जंगल राज वाला जमाना याद कराया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती, विकास का ठोस ब्लूप्रिंट नहीं। नौकरियों का तो वादा है, लेकिन डिलीवरी प्लान काफी कमजोर दिखता है। तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जातिगत राजनीति की छवि। बीजेपी जेडीयू ने नैरेटिव सेट कर दिया है कि आरजेडी जाति विशेष पर केंद्रित है, मतलब जात पात की राजनीति करती है आरजेडी। और चौथा सबसे बड़ा चुनौती है तेजस्वी के लिए, वो ये है कि एनडीए की मजबूत चुनावी मशीनरी, बीजेपी प्लस जेडीयू का संयुक्त संगठन, जिसमें संसाधन भी है और जमीनी स्तर पर कैडर भी। और सबसे बड़ा जो तेजस्वी यादव के लिए इस चुनाव में जो चुनौती होगा वो ये है कि मैदान में नए खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है प्रशांत किशोर, जो युवाओं के वोट बैंक पर जो है सेंध मार सकते हैं। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि तेजस्वी के सीएम बनने की संभावना मौजूदा हालात में कितनी है। यहां हम एक अनुमान के हिसाब से बात करेंगे। अगर मौजूदा समीकरण ऐसे ही रहते हैं तो तेजस्वी यादव के 38 से 45% चांस है कि वे 2025 में सीएम बन सकते हैं। लेकिन यह एनडीए की एकजुटता और पीके जैसे फैक्टर से घट भी सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जो मौजूदा हालात है उस पर हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की, जनसुराज के दाव की। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत है उनका सीधा जनता से जुड़ाव। जी हां, 2022 से शुरू हुई जनसुराज पदयात्रा अब तक लगभग 3500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। गांव-गांव, टोले-टोले में जाकर पीके ने न सिर्फ लोगों से मुलाकात की, बल्कि उनके मुद्दे भी सुने। और ये कनेक्शन भी उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है। प्रशांत किशोर के लिए जो बिहार विधानसभा चुनाव में
दूसरा पॉइंट है वो ये है कि पीके साफ छवि और बिना परिवारवाद का चेहरा है। जी हां, बिहार की राजनीति में जहां वंशवाद, भ्रष्टाचार और जातीय समीकरण की धुंध छाई रहती है, वहां पीके की छवि साफ सुथरी है। न कोई पुराना राजनीतिक विवाद, न परिवारवाद का लेबल। यही चीज युवा और पढ़े लिखे वोटर्स को उनकी तरफ खींच रही है। और पीके पढ़े लिखे हैं और फैक्ट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट पीके के लिए है वो ये कि राजनीति का मास्टरमाइंड है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक और नीतीश कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल तक की चुनावी रणनीतियां बनाई है। पीके जानते हैं चुनावी जमीन पर खेल कैसे पलटना है और यही स्किल वो अब खुद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पीके के लिए चौथा और सबसे अहम पॉइंट, पीके ने अपनी यात्रा के दौरान सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल को खास फोकस में रखा है। ये वो इलाका है जहां मुस्लिम, पिछड़ा और दलित वोट का बड़ा हिस्सा है। अगर यहां 10 से 15% भी वोट पीके की तरफ खिंच गया तो ये कई सीटों पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये तो थे पीके के लिए प्लस पॉइंट, लेकिन पीके के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो कमजोरी है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, पीके की सबसे बड़ी चुनौती है संगठन और चेहरा। यानी अभी जनसुराज में कोई बड़ा जनाधार वाला नेता नहीं है और पार्टी का नेटवर्क भी उतना मजबूत नहीं है जितना आरजेडी, जेडीयू या बीजेपी का है। साथ ही जातीय समीकरण के बिना बिहार की राजनीति जितना आसान नहीं होता और पीके फिलहाल जातीय कार्ड से दूरी बनाए हुए हैं। जनसुराज के पास जमीनी कार्यकर्ता और कैडर की भी कमी साफ देखी जा रही है, लेकिन जनसुराज इस पे लगातार काम कर रही है, उनसे लगातार लोग जुड़ रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के जो मौजूदा हालात हैं और अगर आज चुनाव हो तो पीके के सीधे मुख्यमंत्री बनने की संभावना महज 10 से 15% से ज्यादा नहीं दिखाई देती है। लेकिन 30 से 40 सीटें भी अगर वो जीत लेते हैं तो बिहार की राजनीति में किंग मेकर बनने की पूरी संभावना है और 2025 उनके लिए ये रोल टेस्ट करने का असली मौका होगा। अब हम बात करते हैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी बनाम जनसुराज की सीट टकराव की। कितनी ऐसी सीटें हैं जहां दोनों आमने सामने होंगे? तो जनसुराज और आरजेडी के बीच में जो मुख्य मुकाबले वाले जोन है वो जो है सीमांचल का जो क्षेत्र है, जैसे कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इन जिलों में जो है मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर है जो परंपरागत रूप से आरजेडी के पास है। लेकिन पीके यहां विकास और शिक्षा के मुद्दों पर मुस्लिम युवाओं में पैठ बना रहे हैं। कोसी क्षेत्र की बात करें तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, यादव और पिछड़ी जातियों का वोट आरजेडी की ताकत है। लेकिन पीके की पदयात्रा और लोकल मुद्दों की रणनीति यहां आरजेडी के लिए सिद्धत बन सकती है। अब हम बात करते हैं मिथिलांचल की। जैसे मिथिलांचल में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, यहाँ मैथिली सांस्कृतिक पहचान और बेरोजगारी के मुद्दे पर पीके का असर बढ़ सकता है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि जनसुराज के बीच में कितनी सीटों पर सीधा टकराव हो सकता है। लगभग 45 से 55 ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी और जनसुराज के बीच में सीधा टकराव होगा और सबसे बड़ा जो टकराव होगा वो है सीमांचल के क्षेत्र में। सीमांचल के 15 से 18 सीटों पर आरजेडी और जनसुराज के बीच में टकराव हो सकता है। कोसी में 10 से 12 सीटों पर टकराव हो सकता है। मिथिलांचल में 7 से लेकर 10 सीटों पर टकराव हो सकता है। सारण और तिरहुत के कुछ हिस्सों में 6 से 8 सीटों पर टकराव हो सकता है। आरजेडी के लिए यह मुकाबला सिर्फ पीके को रोकने का नहीं बल्कि अपना कोर वोट बनाए रखने का भी है। पीके अगर 8 से 10% वोट भी खींच ले जाते हैं तो आरजेडी की 20 से 25 सीटें खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ पीके की चुनौती यह होगी कि वह इस वोट को विजयी सीटों में कन्वर्ट करे, सिर्फ वोट कटवा बनकर न रह जाए, नहीं तो वोट कटवा पार्टी का दाग लग जाएगा पीके के ऊपर। तो आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किसका जादू चलेगा? पीके यानी प्रशांत किशोर का या तेजस्वी यादव का या फिर नीतीश चाचा का? आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए।